सो हेलो बच्चों, होप सो यू आर डूइंग वेल। ठीक है। सो ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस के सैम्पल पेपर के लिए और सैम्पल पेपर के आंसर ढूंढने में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो इसमें मैं आंसर के साथ साथ उसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप आंसर ईजिली याद कर सको। ठीक है, रटो ना, याद कर सको, समझ सको। ठीक है। सो वीडियो में स्टार्ट देखो, पैटर्न आपको पता है, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, 4 नंबर की व्यापक कभी। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा, 40 नंबर 2 घंटे के रहेंगे। तो पेपर का पैटर्न काफ़ी ईजी है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, आपको पता है कोविड की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है क्योंकि अभी क्लासेस प्रॉपर नहीं हुई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी का स्वराज से क्या अभिप्राय था। ठीक है, तो देखो गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था। स्वराज के लिए गांधी जी के जो बलिदान थे वही आपको, वो तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, तो इसी में आंसर हम देखो रीड करते हैं। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज है। ठीक है, स्वराज मतलब स्व पे राज, स्वयं पे राज, अपने ऊपर अपना राज। जैसे राजतंत्र में क्या होता है, राजा हम पे राज करता है, ऐसे लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का शासन होता है। तो स्वराज का मतलब लोकतंत्र से एक तरह से मिलता जुलता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज के विषय में लिखा था। ठीक है, हिंद स्वराज में इसके विषय में लिखा था। गांधी जी की पुस्तक पूछता है कौन सी, तो हिंद स्वराज है, उसमें गांधी जी ने इसके बारे में लिखा था। गांधी जी के अनुसार जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज होता है। ठीक है, गांधी जी ये कहते थे कि जब हम खुद पे शासन करना सीख जाएंगे उसी को क्या बोला जाएगा, स्वराज बोला जाएगा। स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि ऐसी संस्थाओं से भी मुक्ति है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करता है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से ना होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दो तरह की भावनाओं से अवमुक्त करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी में और में आया था हानि सिद्धांत का वर्णन करें। देखो हानि सिद्धांत क्या मतलब था, किसी कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य क्या होता है, आत्मरक्षा होता है। ठीक है, क्या होता है, आत्मरक्षा। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्य प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति को हानि से बचाना हो सकता है। ठीक है, हानि सिद्धांत क्या होता है, मान लो आपको कोई अटैक कर रहा है तो आप वो उस पर अटैक कर सकते हो कब, जब आप खुद को बचाना चाहते हो, तो इसी को हानि सिद्धांत कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, लोकसभा की कोई 2 विशेषता बताओ। तो लोकसभा देखो आपको पता है, लोकसभा को निचली सदन बोलते हैं और इसमें जनता के प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है, इसमें आयु कितनी चाहिए होती है, 25 साल आयु चाहिए होती है, मैक्सिमम जो होती है। ठीक है, अब इसमें लोकसभा की विशेषता क्या है कि लोकसभा में जो धन विधेयक होता है बस लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास नहीं होता। ठीक है, और मंत्रिपरिषद होते हैं जो वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। क्यों, क्योंकि वो चुन के कहाँ से आते हैं, लोगों जनता द्वारा आते हैं। ठीक है, और लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद करता है। ठीक है, अपने तर्क सहित लिखिए। देखो जनहित याचिका होती क्या है, जैसे गरीबों के लिए ना जनहित याचिका बनाई गई है, उसमें कोई भी गरीब जाके कोर्ट में दायर कर सकता है, उसको पर्सनल वकील दिया जाता है, तो इसे जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, एमेनुअल कॉर्ट के अनुसार न्याय क्या है। ठीक है, तो एमेनुअल कॉर्ट के अनुसार न्याय क्या है, इसमें हमको बताना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो एमेनुअल कॉर्ट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। ठीक है, हर मनुष्य की क्या होती है, गरिमा। अगर सभी व्यक्ति को गरिमा की स्वीकृति है तो उनमें से हर व्यक्ति का प्राप्य होगा कि उसे अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। मतलब सबको अवसर मिलनी चाहिए हर चीज़ में। ठीक है, न्याय के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर से अहमियत दें। मतलब ये नहीं कि हम किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, किसी को कम दें, सबको बराबर दें। ठीक है, फिर उसके बाद है लोकसभा सदस्य होने के लिए प्रत्याशी को किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, किन्हीं 4 योग्यता का लिखिए। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए, वो किसी पद पर पहले से ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले से कोई जॉब ना कर रहा हो। ठीक है, वो पागल या दिवालिया ना हो, अदालत द्वारा अपराधी घोषित ना किया हो। ठीक है, तो 5 पॉइंट में से कोई भी 4 लिख सकते हैं, ईजी है ये, ज़्यादा वो टफ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के मुख्य सरोकारों का वर्णन करें। ठीक है, समाजवाद के क्या क्या सरोकार हैं। समाजवाद असमानताओं के जवाब में ऊपर उपजे हुए कुछ राजनीतिक विचारधाराओं का क्या है, समूह है। समाजवाद क्या है, असमानता के जवाब में जो उपजे हुए राजनीतिक विचारधारा है, इन्हीं के समूह को क्या बोलते हैं, समानतावाद। ये खासकर वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था से पैदा हुई थी और उसके बाद तक बनी रही। ठीक है, उसके औद्योगिक जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था थी उस टाइम पैदा हुई थी और अब तक चली हुई आ रही है। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना है, मतलब वर्तमान में जो असमानता है उनको कम करना है और संसाधनों को न्यायपूर्वक बंटवारा है, जो संसाधन है उसको ढंग से बांटा जाए। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ नहीं होते। ठीक है, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे आधारभूत क्षेत्रों
क्षेत्रों में सरकारी नियमन और नियोजन और नियंत्रण का समर्थन करते हैं। संविधान के अनुसार 74A का क्या मतलब है? मतलब 74A किस चीज़ से संबंधित है? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है? ऑब्वियस सी बात है, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो सलाह होगी उसे पुनर्विचार करने को कह सकता है, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा बोल सकते हैं, सलाह संबंधी अधिकार होता है 74 आर्टिकल 74 में, अनुच्छेद 74 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक कक्षा के कमज़ोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देते हैं तो इसे न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है? क्या आप इसे न्याय संगत मानेंगे? उत्तर तर्क सही दीजिए। तो हाँ, देखो, इसे न्याय संगत मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसको हम अच्छे नंबर दे सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर, ठीक है, थोड़े बहुत नंबर दे सकते हैं ताकि उसका क्या हो, मनोबल हो। ठीक है, इसको हम न्याय नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो पर इसे आपको खुद से ही लिखना है वैसे। ठीक है, इसको कोई रटा हुआ आंसर नहीं हो सकता, इसको आपको बना के आंसर लिख सकते हो आप। अगला है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है? किन्हीं 4 वर्ड में लिखिए। ठीक है, तो मतलब न्यायपालिका जो है उसकी सुरक्षा, जो उसकी स्वतंत्रता है, वो संविधान कैसे सुनिश्चित करता है? तो इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग ही नहीं लेते, तो भाग नहीं लेंगे तो उसके लिए इजी हो जाएगा कि अपने फैसले इनके बिना दबाव के सुना सके। ठीक है, किसी भी विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता है इनकी नियुक्ति में। दूसरा पॉइंट है न्यायाधीश। देखो, पहला तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता, उसको अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इनका निश्चित कार्यकाल होता है। इससे क्या मतलब हुआ? देखो, उनका काम क्या होता है, 5, 6, 10, 15 जो भी साल होगा उसमें फ़िक्स होता है, तो इसलिए वो कोई गलत काम करेंगे तो एक टाइम पे वो हट जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है उनका। न्यायाधीशों को जो वेतन होता है वो संचित निधि से दिया जाता है। आपको याद रखना है, वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। अब न्यायाधीश जो रिटायर होते हैं उसके बाद वकालत नहीं कर सकते, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवसर की समानता क्या है? देखो, अवसर की समानता आपने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा होगा। देखो, और समानता, अवसर की समानता का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आप देश में रह रहे हो तो वहाँ पे कोई भी मान लो जॉब है या कुछ भी है, तो वहाँ पे सबको समान अवसर मिलना चाहिए। मान लो यूपीएससी है, यूपीएससी में सभी को समान अवसर मिलता है ना, तो ऐसे ही यहाँ भी क्या है, सबको समान अवसर, सबके खिलाफ समान बर्ताव करना चाहिए। बाकी आपको आंसर अगर नोट करना है तो आप इससे आंसर नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आंसर नोट कर सकते हो आप। इसका पूरा आंसर ये रहा। फिर उसके बाद एक मैप वाला क्वेश्चन था। भारत के दिए गए मानचित्र में ABCD 4 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। इसके पहचान कर अपनी पुस्तक पत्रिका में लिखिए। ठीक है, तो देखो, मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको। इसकी ट्रिक है TAMBUK, तम्बुक। तम्बुक से आपको याद रखना है, T से तेलंगाना, A से आंध्र प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, U से उत्तर प्रदेश, K से कर्नाटक। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है इसका? तम्बुक। क्या है? तम्बुक है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? तम्बुक, TAMBUK। T से हमारा तेलंगाना हो जाएगा, T से तेलंगाना, A से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, M से महाराष्ट्र हो जाएगा, B से बिहार हो जाएगा, अपना बिहार हो जाएगा। ठीक है, U से यूपी हो जाएगा, U से क्या हो जाएगा हमारा? यूपी हो जाएगा, और K से कर्नाटक हो जाएगा। K से क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। तो ईज़िली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें आपको उत्तर प्रदेश पता ही है मैप में कहाँ है, कर्नाटक पता ही है, महाराष्ट्र पता ही है, तेलंगाना पता ही है, तो वो भर सकते हैं आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताइए। देखो, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? कोई भी आप ऐसे देखो, इसमें अंतर बताना है। देखो, नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? आप अपनी मर्ज़ी से करते हो। ठीक है, यह उस क्षेत्र को पहचानने या बचाने का प्रयास करते हैं जिसमें व्यक्ति अलुंघनीय, मतलब अनुलंघनीय हो। ठीक है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति का विकास का रास्ता साफ करे। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का कार्य व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। मतलब नकारात्मक से क्या मतलब है? क्या करने से मुक्त है। ठीक है,
और सकारात्मक में क्या होता है, कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नकारात्मक में क्या होता है, देखो थर्ड पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता आर्थिक क्षेत्र में और हस्तक्षेपकारी राज्य का समर्थक है, जबकि सकारात्मक क्या है, व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए राज्यों की आवश्यकता माननी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें, सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन नकारात्मक क्या होता है, इसमें कल्याणकारी भूमिका के रूप में देखी जाती है, राज्य को कल्याणकारी भूमिका के रूप में देखी जाती है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार प्रतिबंध एक बुराई है। ठीक है, प्रतिबंध क्या है, एक बुराई है, परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसा नहीं मानती। ठीक है, तो होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं, इस विषय में अपने विचार दीजिए। ठीक है, तो मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझा देता हूँ। देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आपको अपने विचार रखने, लिखने या फिर पब्लिश करने का अधिकार है। ठीक है, तो इस पर प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं, वो आपको अपने हिसाब से बताना है। ठीक है, राष्ट्रपति के 3 विशेषाधिकार बताने। इजी क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर नहीं, सपोर्टिंग मटेरियल में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो मैं आपको समझा देता हूँ। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह को लौटा सकता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उससे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कुछ सलाहें गलत हैं या कानूनी रूप से कमियाँ हैं उसमें, तो फैसले देश के हित में नहीं है, तो मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय को पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका क्या होगा। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति भी होती है, जिससे वो संसद द्वारा पारित विधेयक को क्या कर सकता है, स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, तीसरे प्रकार की विशेषता में विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होती है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्य अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि चुनाव के बाद किसी भी नेता लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अच्छा था। फिर मंत्रिपरिषद में मतलब प्रधानमंत्री की इसमें सिंपल सी भूमिका बतानी थी। तो पहला क्या होता है, जो मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रपति की सलाह पे। विभागों का बंटवारा कौन करे, जैसे होम मिनिस्टर किसके पास, होम मिनिस्ट्री किसके पास होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास होगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास होगी, ये कौन बताता है, ये भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ डिस्कस करके बताता है। मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन भी करता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी होता है, मतलब इनके बीच एज अ मिडलमैन काम करता है। ठीक है, सदन का नेता भी होता है और सरकार का मुखिया होता है। सदन का नेता और सरकार का मुखिया होता है, तो ये पॉइंट भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आए। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।